हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग एक फार्मा का वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं। ये मेरा पहला वीडियो है और हम उम्मीद करते हैं कि हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जितने भी बेसिक कंसेप्ट है फार्मा का उसे हम देते चलें। और ख़ास करके ये नवरात्रि के शुभ अवसर पर पहले तो आप सभी किसी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और ख़ासकर हम ये वीडियो उन दोस्तों के लिए बना रहे हैं जो हमारे दोस्त इस समय हमारे साथ नहीं हैं और कोविड के चलते जो है यहाँ से चले गए हैं घर पे। और कितनी बार हमसे बोले कि हम क्लासरूम को बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो उन अपने बैचमेट के लिए खासकर ये वीडियो बना रहे ताकि आप देख लो कि आपकी क्लासरूम जैसे कि तैसे उसी तरह पड़ा हुआ है और आप वीडियो देखकर कम से कम अपने पुरानी दिन याद करेंगे कि हाँ, हम लोग इस क्लासरूम में बैठकर जिस ब्लॉक में बैठकर हम लोग पढ़ा करते थे। तो ये वीडियो जो है खासकर हम अपने उस बैचमेट के लिए जो बैचमेट इस समय हमारे साथ नहीं है और इस समय घर कोविड के चलते घर चले गए और इस सेमेस्टर में भी उनको बुलाया नहीं गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि कोविड का केस जल्दी से जल्दी समाप्त होगा और आप सभी लोग बहुत जल्दी ही हम लोग एक साथ मिलकर फिर पढ़ाई करना शुरू करेंगे। ठीक है। इस वीडियो में खुश चूँकि ये हमारी पहली वीडियो है और पहले वीडियो का जाहिर सी बात है कि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहेगी, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट दें आपको। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको जहाँ पर भी अगर ड्रॉबैक लगेगा कि हाँ, आपको यहाँ पर हमें इम्प्रूव करना चाहिए क्योंकि अभी हम इस फील्ड में शुरू किए हैं। तो जहाँ आपको लगेगा कि हाँ, आपको यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए, यहाँ पर आपको कुछ नया चीज़ करना चाहिए, ये टॉपिक आपसे छूट गई, ये टॉपिक आप क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं कर सके, तो आप ज़रूर हमें एक बैचमेट समझकर या जूनियर समझकर ज़रूर आप बताइएगा। ताकि यहाँ से होगा कि कहते हैं कि गलतियाँ जो होती हैं वो हमेशा क्या कहते हैं, सीखने का एक ज़रिया होता है। और अगर इंसान गलती ना करे तो फिर वो इंसान कैसा। तो हमसे भी गलती हो सकती है, इसलिए बस जो कि जानते हैं कि फार्मा जो है, फार्मा पैथो, ये जो सब्जेक्ट होते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। तो इसीलिए खासकर हम कोशिश कर रहे हैं कि फार्मा के हम बेसिक से बेसिक चीज़ को उठाएंगे। मानते हैं कि इसमें बहुत सारे मेडिसिन के नाम हैं तो उनको याद करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम बेसिक से बेसिक चीज़ कोशिश करेंगे कि पहले उठाएंगे ताकि जिनको पहले के नॉलेज ना भी रहे वो भी चाहे तो इस वीडियो को देखकर आसानी से थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि खासकर ये वीडियो जो है हम अपने अपने पर्पज़ के लिए बना रहे हैं ताकि हमारे जैसे स्टूडेंट हों जाके उसको देखें तो आपकी पुरानी दिनें याद आए और अपने आसानी से किसी भी कंसेप्ट को आगे बढ़ा सकें। ठीक है। तो इसीलिए आपसे विशेष रिक्वेस्ट होगा कि आप वीडियो देखने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या और करना चाहिए हमें। ठीक है। अगर आपकी रिस्पांस अच्छा मिलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि आप लोग की फीडबैक अगर अच्छी मिलेगी तो हम इसके सेकंड पार्ट को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अन्यथा फिर हम आप और मेहनत करेंगे, उसके बाद से फिर इस वीडियो को अपलोड करना शुरू करेंगे। तो हम पहला वीडियो सिर्फ आप लोग को अपने फीडबैक के लिए दे रहे हैं ताकि आप बताएं हमको कि कैसा लगा। और उन दोस्तों के लिए खास कर ये स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो दोस्त हमारे बैचमेट हैं और जो कि इस क्लासरूम में सी ब्लॉक को सी 204 203 को भूल रहे हैं। तो इसी 204 का क्लासरूम मतलब कि हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर उसको और याद पुरानी मेमोरी को याद दिला सके। ठीक है। आज हम चूँकि फार्मा में जो स्टार्टिंग के चैप्टर है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मा है, हम उसी में बेसिस में घुसने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको बेसिक अच्छे तरीके से पता है तो हम खास करके वो चैप्टर को चुने हैं जहाँ से फार्मा का जनरली यूज शुरू होता है, मतलब कि जहाँ पर ड्रग्स की कहानी शुरू होती है। क्योंकि फार्मा जो है वो ड्रग्स पर ही बैठा हुआ है। ड्रग्स का काम कैसा करता है, हमारे बॉडी पर उसकी एक्शन एक्टिविटी क्या होती है, कहाँ कहाँ पे जाकर वो बढ़ाता है या किस और टारगेट ऑर्गन्स को वो इफेक्ट करता है, इन चीज़ों के बारे में जहाँ हम लोग को पढ़ना है वो है आपका फार्मोडायनेमिक्स। मतलब कि सबसे पहले आप फार्मोकाइनेटिक्स पढ़ते हैं, फिर फार्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लाकर हम दोनों को आपस में मिला देते हैं और हम शुरू करेंगे जहाँ पर होगा वो होगा फार्मोडायनेमिक्स। अब देखो, जो फार्मेकोडायनेमिक्स होता है तो जहाँ पर सीधी सी बात होती है कि फार्मेकोडायनेमिक्स, फार्मेको मतलब सीधे फार्मा की जो शब्द आती है वो ड्रग्स से शुरू होती है। ठीक है। तो कहते हैं कि इसमें सीधी सी बात होती है कि फार्मेकोडायनेमिक्स जो होता है ये स्टडी ऑफ द ड्रग्स इफेक्ट। फार्मेकोडायनेमिक्स का सीधा मतलब ही होता है कि स्टडी ऑफ ड्रग्स इफेक्ट। अब सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारे बॉडी पर ड्रग्स का क्या इफेक्ट है। ठीक है। तो ड्रग्स इफेक्ट, अब सबसे बड़ी चीज होता है कि ड्रग्स की क्या डोज होती है,
ठीक है, ये सब चीजें आगे की चीज है। तो हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट है ड्रग्स का, इन चीजों को जहां हम स्टडी करते हैं वह मिलता है हमको फार्माकोडायनेमिक्स में। ठीक है, अब सबसे बड़ी चीज होती है कि जो भी हमारे पास ड्रग्स होते हैं, ध्यान रखेंगे, जितने भी ड्रग्स होते हैं वो ड्रग्स जनरली कहते हैं कि ड्रग्स जो होता है कभी भी बॉडी के न्यू फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, एक्सेप्ट जो जीन ड्रग्स होते हैं, खास करके जो जीन बेस्ड ड्रग्स होते हैं, वो जीन बेस्ड ड्रग्स जो होते हैं वो बॉडी के नए सिस्टम पर इफेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन जितने भी ड्रग्स होते हैं, ध्यान रखेंगे कि ड्रग्स का माने अगर हम जनरली अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ड्रग्स पढ़े या प्रिंसिपल ऑफ ड्रग्स एक्शन की बात करें तो सीधा एक ही लाइन हम लोग बोलते हैं कि ड्रग्स डू नॉट इम्पार्ट द न्यू फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम। वो किसी भी नए सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करता है, एक्सेप्ट वो ड्रग्स जो जीन बेस्ड होते हैं, वो जाकर हमारे डीएनए हमारे बॉडी के जीन पर जब इफेक्ट करते हैं तब वहां पर नए सिस्टम का वो इफेक्ट शो करते हैं। लेकिन जनरली ड्रग्स जो होते हैं वो नए सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं करते। वो हमारे पास क्या करते हैं कि ये जनरली जो होते हैं वह केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और ये केमिकली सब्सटेंस जो होते हैं वो जाके क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गन की एक्टिविटी को, वो सिर्फ ऑर्गन की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑर्गन की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं या डिक्रीज करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इनहिबिट करते हैं, जो काम करते हैं ऑर्गन की एक्टिविटी पर ध्यान रखेंगे। ड्रग्स कभी भी नए सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं करता है। ड्रग्स कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप मेडिसिन किसी को दे दो उसका नया एक कान बन जाए, नया एक आंख बन जाए, नया 4-5 फिंगर या 6 फिंगर बन जाए। ड्रग्स कभी भी नए सिस्टम पर एक्टिवेट नहीं करता है। ठीक है, ये नहीं कहेगा कि चलो यार एक मेडिसिन दे देते हैं और चलो क्या करते हैं 2 कान है एक और तीसरा कान बन जाए, तो ऐसा साधारण तौर पर नहीं होता। अगर होता होगा तो आप मॉडर्न जमाना है। लेकिन ड्रग्स जनरली जो होता है वो कहता है कि किसी भी नए सिस्टम पे पार्टिसिपेट, नए सिस्टम का फॉर्मेशन नहीं करता है। सीधी सी बात है कि ड्रग्स क्या होता है कि डज नॉट इम्पार्ट द न्यू फंक्शन ऑफ एनी सिस्टम, ऑर्गन और सेल। ठीक है, सिर्फ क्या करता है कि दे ओनली लेट द प्रेशर क्या ऑर्गेनिक एक्टिविटी, ये सिर्फ क्या करता है कि अपनी केमिकल सब्सटेंस को जाकर उस पर इफेक्ट करता है, वहां पहुंचाता है, और वहां पहुंचाने के बाद इसमें कई सारी एक्टिविटी उत्पन्न होती है। ठीक है, जनरली जो एक्टिविटी होती है या तो वो क्या करता है, अब देखो ये जो ड्रग्स होते हैं जनरली किसी पार्टिकुलर ऑर्गन या सेल या टिश्यू पर जाकर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, पार्टिकुलर ऑर्गन पे जाकर वो इफेक्ट करते हैं। ठीक, तो कहते हैं कि इसके आधार पर जो ड्रग्स होते हैं, जनरली हमारे पास जो ड्रग्स मिलते हैं उसके एक्शन के आधार पर कि ड्रग्स कहां कहां मतलब किस तरह से एक्शन करता है, तो एक्शन के आधार पर, किसके आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, दीज आर मेनली 6 टाइप्स। अब आपको बता दें, अब आप पढ़ेंगे जब आप क्या कहते हैं क्रेडिट त्रिपाठी से आपका बुक पढ़ेंगे जिसमें फार्मा की जो हम लोग जनरल मैथ बुक पढ़ते हैं क्रेडिट त्रिपाठी का, तो उसमें जो बेसिस जो दिया गया है वो 5 ही टाइप दिया गया है। ठीक है, लेकिन जब वही चीज आप बेसिक नर्सिंग की बुक पढ़ते हैं तो वहां पर 6 टाइप दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको बताएंगे कि सबसे बड़ी चीज है कि जनरली हमारे बुक में सिलेबस में 5 ही टाइप के दिया गया है। ठीक, लेकिन वही जब नर्सिंग किताब जब आप पढ़ते हैं अस्थाना साहब का, तो उन्होंने क्या किया है कि इसको 6 टाइप में बांट दिया है। ठीक, लेकिन जब आप साइड बुक उठाते क्या करते हैं, आप जब रिव्यू उठाते हैं तो रिव्यू में क्या किया गया, उसको 4 ही भाग में बांटा गया है। ठीक है, जैसे आप साक्षी अरोड़ा साहब की जब किताब पढ़ेंगे तो वहां पे उन्होंने क्या किया है कि इसको ये क्या करते हैं 4 इनको जो 6 भाग में ना बांटकर आप इनका शायद आप जब स्पर्श गुप्ता की आप जब साइड बुक रिव्यू पढ़ते हैं तो उसमें इनको 4 ही भाग में बांटा गया है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि 4 भाग हो, 5 भाग हो, 6 भाग हो। आप जनरली उसके फंक्शन को देखेंगे कि क्या क्या इसका जनरली किस तरह से फंक्शन करता है। तो सबसे पहला जो टर्म आता है, ठीक है, वो सबसे पहला होता है कि जिसको हम लोग कहते हैं एस्टिमुलेशन। क्या होता है, एस्टिम्युलेशन। ठीक है, कहता है कि एस्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब ड्रग्स किसी पार्टिकुलर, ध्यान रखेंगे, ये किसी पार्टिकुलर स्पेशलाइज्ड टिश्यू के पास जाता है और स्पेशलाइज्ड टिश्यू या ऑर्गन के पास जाकर उनकी एक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। सीधी सी बात होता है कि इट रेफर टू सेलेक्टिव इनहेंसमेंट ऑफ द क्या कहते हैं लेवल ऑफ एक्टिविटी
ऑफ स्पेशलाइज सेल। ध्यान रखेंगे, इसमें सबसे बड़ी चीज है कि एक टर्म आता है, हम लोग कहते हैं स्पेशलाइज सेल। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि वो किसी पार्टिकुलर स्पेशलाइज टर्म के यानी कि स्पेशलाइज सेल की एक्टिविटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। इसे करते हैं हम लोग क्या चीज, स्टिमुलेशन। ड्रग्स जाता है किसी पार्टिकुलर ऑर्गन पे या पार्टिकुलर सेल पर जाकर वो अपना इफेक्ट शो करता है। ठीक है, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल में हम आपको बताएं, इसमें एड्रेनलिन। अब एड्रेनलिन, जो कि एड्रेनलिन जो है काफी कॉमन एग्जांपल है। ठीक है, एड्रेनलिन क्या करते हैं कि ये काफी एड्रेनलिन ये जो होता है स्टिमुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ हार्ट, मतलब कि हार्ट सेल को स्टिमुलेट करता है। तो इसीलिए ये जो है एग्जांपल एड्रेनलिन जो होता है ये काफी कॉमन एग्जांपल दी जाती है, जो क्या करता है किसी भी सेल के स्पेशलाइज सेल पर के एक्टिविटी का करता है, वह स्टिमुलेट करता है। तो एग्जांपल में आप याद रखेंगे एड्रेनलिन ये क्या करता है, हार्ट सेल की एक्टिविटी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। और आपकी बहुत सारे एग्जांपल आप एड्रेनलिन पढ़ लो, या क्या करते हैं आपको एक और आपके जनरल जो एग्जांपल हम लोग पढ़ते हैं, एड्रेनलिन पढ़ते हैं, एड्रेनलिन के साथ में आपको मिल जाएगा जैसे में आपका है पाइलोकार्पिन। अब देखो सबसे बड़ा चीज होता है कि एड्रेनलिन जो होता है वो हार्ट टेस्ट एक्टिविटी बढ़ाता है। पाइलोकार्पिन जो होता है वो आप जनरली हम लोग याद करते हैं पाइलोकार्पिन पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये पाइलोकार्पिन पुलिस स्टेशन जो है, पाइलोकार्पिन जो है वह सैलिवरी ग्लैंड की एक्टिविटी को बढ़ाता है। किसकी, सैलिवरी ग्लैंड की एक्टिविटी को। ठीक है, क्योंकि जितने भी फूड का जो हमारे पास सलाइवा का डाइजेशन की शुरुआत होती है, तो याद रखेंगे इसको कि पाइलोकार्पिन जो होता है वह सैलिवरी ग्लैंड की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, यानी सैलिवरी ग्लैंड के सेल को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, तो कुछ सेल ऐसे आपको मिल जाएंगे, जबकि सबसे बड़ा चीज होता है, अब देखिए, तो ये तो चीज हमारे पास हो गई। कभी कभी क्या होता है, इसीलिए हमने कहा ना कि मेडिकल सब्जेक्ट जो होते हैं ये एक्सेप्शनों का सब्जेक्ट होता है। कहते हैं कि कुछ सेल इसमें से ऐसे भी होते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे भी होते हैं जो एक ही ड्रग्स है, ध्यान रखेंगे, कुछ ड्रग्स जो ऐसे भी होते हैं कि जो एक जगह क्या करता है कि सेल की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है, और दूसरे जगह एक ही ड्रग्स एक जगह सेल की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करता है पर दूसरी जगह सेल की एक्टिविटी को डिप्रेस करता है। ठीक है, इस तरह से भी कुछ ऐसे हमारे पास ड्रग्स मिल जाते हैं कि ये जो ड्रग्स है वो सेल की एक्टिविटी को तो लगातार बढ़ा रहा है, लेकिन कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं कि जो सेल की एक्टिविटी को एक तरफ तो बढ़ाता है और दूसरी तरफ क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। इस तरह की अगर आपको एग्जाम्पल में देखा, जैसे मैंने कह लिया कि अगर मान लीजिए कि अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि मान लीजिए कि हमारे पास अगर कुछ ऐसे भी सेल दिया जाए, ठीक है, अब देखो सबसे अच्छी जगह कुछ ऐसे ड्रग्स होंगे कि जो एक तरफ सिस्टम को इंक्रीज यानी कि डिप्रेस स्टिमुलेट करेगा, दूसरी तरफ डिप्रेस करेगा। अभी हम आगे इसको बताएंगे जब डिप्रेशन पढ़ेंगे वहां पे। अब देखो ये जो हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग्स स्टिमुलेशन ड्रग्स होते हैं जिनकी डोज को काफी बढ़ा दो। कहते हैं कि हर मेडिसिन का अपना एक डोज होता है। ठीक है, अगर आप डोज को बढ़ा दोगे तभी हमारे बॉडी पे जो होता है काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। जैसे में अगर एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल हम अगर दिया जाए, जैसे में आपको क्या कहते हैं पिक्रोटॉक्सिन। अब देखो अगर हम लोग बात करें पिक्रोटॉक्सिन, अगर इसकी पिक्रोटॉक्सिन के डोज को अगर हम बढ़ा दें तो ये क्या करता है कि सीधे सीधे हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, अब पिक्रोटॉक्सिन की डोज को बढ़ाते सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्टिमुलेट कर जाता है। काफी ज्यादा एक्टिव होने पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है उसके स्टिमुलेशन का रेट बढ़ता है, और रिस्पेक्ट से जैसे ही इसका स्टिमुलेशन का रेट बढ़ता है पेशेंट क्या करता है, सीधा जाता है कोमा में। मतलब कि यहां से जो होता है उसको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, और पेशेंट ऐसा भी होता है कि कोमा में जाता है और ज्यादा डोज हो जाने के बाद पेशेंट क्या करता है, निकल भी जाता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन होता है ड्रग्स का होता है स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन क्या करता है, किसी स्पेसिफिक सेल पर वो जाकर उसकी सेल की एक्टिविटी को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। एग्जांपल में याद रखेंगे एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है वो क्या करता है, हार्ट सेल को स्टिमुलेट करता है। याद रखेंगे पुलिस स्टेशन जिसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, पाइलोकार्पिन। पाइलोकार्पिन जो होता है वो सैलिवरी ग्लैंड की एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है। अगर यही ड्रग्स के क्या करते हैं, एक डोज काफी हाई डोज कर देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि
काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव शो करने लगता है, पेशेंट क्या करते हैं, एडवर्स इफेक्ट काम करने लगता है। और जैसे एग्जांपल में आपका कहते हैं पाइक्रोटॉक्सिन जो होता है, क्या करते हैं, ये पैक्रोटॉक्सिन जिसकी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो इफेक्टिव हो जाता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है, पेशेंट क्या करता है, कोमा में जाने की भी संभावनाएं बन जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा टर्म आता है, पहला तो हम लोग सीख लिया स्टिमुलेशन, पहला क्या सीखे थे हम लोग, स्टिमुलेशन। अब इसका जो दूसरा टर्म आता है, अब देखो एक तो स्टिमुलेट करता है, दूसरा जो टर्म आता है उसमें हम लोग कहते हैं डिप्रेशन। क्या आता है, डिप्रेशन। अब देखो सबसे बड़ा चीज क्या है, डिप्रेशन का मतलब, स्टिमुलेशन से सीधा उल्टा क्या है, डिप्रेशन। तो कहते हैं कि डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि इट मीन्स द सेलेक्टिव डिमिनिशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ द क्या, स्पेशलाइज्ड सेल। मतलब कि एक स्टिमुलेट करता है तो दूसरा क्या करता है, डिक्रीज करता है। तो कहा कि ये भी क्या करता है, स्पेसिफिक सेल पर जाकर अपना इफेक्ट शो करता है। जैसे में आप याद करेंगे बहुत सारे इस तरह के आप ड्रग्स जैसे बारब्यूटेन पढ़ते हैं हम लोग, तो जब हमारे पास बारब्यूट्रेट होता है, क्या एग्जांपल हम लोग देख लें, एग्जांपल में क्या करता है, बारब्यूटेरेट। ठीक है, तो कहते हैं कि जो बारब्यूट्रेट हमारे पास ड्रग्स होता है वो जनरली क्या करता है, बारब्यूट्रेट जो होता है वो डिप्रेस द किसको डिप्रेस करता है, डिप्रेस करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। तो बारब्यूट्रेट जो होता है वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, डिप्रेस करता है। ठीक है, इस तरह से आप कई सारे एग्जांपल आप पढ़ते हैं, बारब्यूट्रेट हो गया, या क्या कहते हैं, क्यूनिडिनिन जो पढ़ते हैं आप लोग, क्यूनिडिनिन, ये भी जो होता है, क्यूनिडिनिन जो होता है वजह क्या करता है कि क्यूनिडिनिन जो होता है वो हार्ट सेल पे जाकर इफेक्टिव करता है और डिप्रेस करता है किसको, डिप्रेस करता है हार्ट सेल को। ठीक है, इसी तरह से आप एग्जाम्पल, अगर अब और आपको एग्जाम्पल चाहिए तो आप पढ़ते हैं ओम्पेराजोल, आप पढ़े होंगे ओम्पेराजोल। आप ये ओम्पेराजोल जो होता है, ओम्पेराजोल आपको बताएं ये एक नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। ठीक है, और ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है आगे चलकर अभी हम पढ़ाएंगे कि ये ओम्पेराजोल जो होता है ये कैसा ड्रग्स होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी पर, एंजाइम के पास जाकर अटैक करता है। और ये ओम्पेराजोल जो ये एंजाइम है, ठीक है, आपको बता दें कि ये हमारे पास ये एंजाइम है और एंजाइम का ये एक्टिव साइट होता है। अभी हम आगे सीखेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है, तो ये जो एंजाइम होता है, अब ये एंजाइम का ये जो एक्टिव साइट होता है और यहाँ पे जो होता है वो सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, अब कहा कि एंजाइम के एक्टिव साइट पर जाकर अटैक करता है। ठीक, तो जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो क्या करता है कि सबस्ट्रेट की तरह ही होता है। ठीक, जिस तरह का सबस्ट्रेट होता है उसी तरह से ये भी होता है, सेम साइज का होता है। और जहां पर एंजाइम के एक्टिव साइट पर भी सबस्ट्रेट अटैक करता है उसी जगह पर इनहिबिटर भी आकर अटैक करता है, ड्रग्स भी अटैक करता है। ठीक, सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ मिलकर एक प्रोडक्ट बना लेता है, लेकिन एंजाइम जो होता है वो मिलकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट नहीं बनाता, अगर प्रोडक्ट बनता भी है तो वो होता है नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट। कैसा होता है, नॉन फंक्शनल प्रोडक्ट होता है। ठीक, तो ये क्या करता है कि ये जो है ये एक तरह के ओम्पेराजोल जो होता है वो नॉन क्या कहते हैं, जो आपका क्या कहते हैं, ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के रूप में काम करता है। ये क्या करता है कि ये एंजाइम की एक्टिव साइट पर अटैक न करके किसी भी साइट पर अटैक कर सकता है। अभी हम आपको तीनों डिफरेंस बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या होता है। ठीक है, हमारे बुक में दो ही लिखा गया है, कॉम्पिटिटिव एक नॉन कॉम्पिटिटिव। आपको हम तीसरा अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बताएंगे कि तीन तरह के इनहिबिटर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो ओम्पेराजोल होता है ये आगे चलकर हाइड्रोजन पोटेशियम पंप के एक्टिविटी पर इफेक्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप ओम्पेराजोल। ठीक, तो उसी तरह से हम आगे तो क्या करता है कि ये ओम्पेराजोल जो होता है वह गैस्ट्रिक ग्लैंड की एक्टिविटी पर इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये गैस्ट्रिक सेल पर ओम्पेराजोल जो होता है वह डिप्रेस करता है गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन। किसके, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को
डिक्रीज करता है। ठीक है, हमारी हैंड राइटिंग तो थोड़ा सा आप जानते ही है, थोड़ा गंदी है, इसलिए आप हमारी बातों को समझिएगा, ज़्यादा अगर होगा तो ओम्पेरा जो होता है वह गैस्ट्रिक एक्टिविटी को डिक्रीज करता है, क्यूनिडीन जो होता है वह हार्ट के डिप्रेस करता है, और बार्बिट्रेट जो होता है वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम को क्या करता है, वह डिक्रीज करता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करता है कि बहुत सारे एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो किसी सेलेक्टिव सेल के ऊपर जाकर अटैक करता है और उसको डिप्रेस करता है। ठीक, अब देखिए कहते हैं कि कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कुछ ऐसे भी एंजाइम होते हैं कि जो क्या करते हैं कि एक जगह सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो कुछ एक जगह सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं और वही दूसरे जगह सिस्टम को क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं। क्या करते हैं, एक जगह कुछ ऐसे ड्रग्स जो होते हैं किसी एक सेल पर जाकर उससे स्टिमुलेट करते हैं और दूसरे जगह पे क्या करते हैं, उसको क्या करते, डिप्रेस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो होते हैं वो दो एक्शन को आपस में शो करने का काम करते हैं। जैसे हम एग्जांपल में आपको ले लें एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब जो एसिटाइल कोलिन होता है, अब आप इसको गौर से देखिए तो कहते हैं कि जो एसिटाइल कोलिन होता है वह स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल स्मूथ, तो ये स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल स्मूथ सेल। ठीक है, अब जो हमारे पास इंटेस्टाइनल स्मूथ सेल जो होते हैं उनको क्या करता है कि ये इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल सेल जो होते हैं उसको ये स्टिमुलेट करता है। ठीक है, जबकि क्या करता है ये इंटेस्टाइनल स्मूथ मसल सेल को, स्मूथ मसल सेल लिख लो, स्मूथ मसल सेल को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, बट लेकिन परंतु जो हार्ट का एसए नोड होता है उसको क्या करता है, ये डिप्रेस करता है। तो एक ऐसा मेडिसिन जो एक तरफ क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है, दूसरी तरफ उसको दूसरे जाकर वही मेडिसिन दूसरे सेल पर जाकर वो डिप्रेस करता है। तो पहले कुछ ऐसे मेडिसिन जो होते हैं जो टारगेट सेल को स्टिमुलेट करते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन जो टारगेट सेल को डिप्रेस करते हैं, अब कुछ ऐसे मेडिसिन जो होते हैं जो एक ही मेडिसिन, ध्यान रखेंगे, एक ही मेडिसिन एक सेल को जाता है वह स्टिमुलेट करता है और दूसरे सेल पर जाकर उसको डिप्रेस करता है। ठीक है, तो एग्जांपल में क्या हो गया, एसिटाइल कोलिन, ये एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एसिटाइल कोलिन जो होता है वो क्या करता है, इंटेस्टाइनल स्मूथ सेल मसल सेल को स्टिमुलेट करता है, किंतु लेकिन परंतु वह ऐसे नोड्स को क्या करता है, डिप्रेस करता है। ठीक है, तो ये तरह के दो तरह के हो गया, एक हो गया स्टिमुलेशन, दूसरा जो हो गया उसे कहते हैं हम लोग डिप्रेशन। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो हमारे पास जो होता है उसको हम लोग कहते हैं इरिटेशन। ठीक है, जो तीसरा हमारे पास मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इरिटेशन। तो स्टिमुलेशन, डिप्रेशन और तीसरा जो हमारे पास होता है वो इरिटेशन। इरिटेशन जो होता है, ध्यान रखेंगे, ये किसी नॉर्मल या पर्टिकुलर, मतलब नॉट ए स्पेशलाइज्ड सेल, ये क्या करता है कि ये जनरली जो होता है नॉन ऑक्सियस इफेक्ट को शो करता है। और नॉन ऑक्सियस इफेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पे ये किसी लोकल टिश्यू को इफेक्ट करता है, जैसे में आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया या आपके क्या कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू हो गया। इनको जो होता है वो कोई पार्टिकुलर नॉन सेलेक्टिव टिश्यू नहीं होते हैं, कोई पार्टिकुलर स्पेशलाइज सेल नहीं होते हैं, ये किसी भी नॉन ऑक्सियस फंक्शन को एक्टिवेट करता है। सीधे कहते हैं कि द components of the non-selective after non-oxidase effect and a particular applied the less specialized cell, किस पे, लेस स्पेशलाइज सेल पर जाते हैं, ये इफेक्ट करते हैं। ठीक है, खास करके लेस स्पेशलाइज सेल मतलब खास करके आपका कनेक्टिव टिश्यू हो गया या एपिथेलियल सेल हो गया, इसके ऊपर जाकर ये अटैक करते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा चीज होता है कि स्ट्रॉन्ग इरिटेशन जो होता है, ध्यान रखेंगे, जैसे इन्फ्लामेशन, जो स्वेलिंग हो जाती है, तो इन्फ्लामेशन हो गया या कोरोजन हो गया या नाइक्रोसिस हो गया या मॉर्फोलॉजिकल डैमेज हो गया, तो यहाँ पे जो होते हैं
इस तरह की इफेक्ट शो करता है। ऐसा होता है ना कि मेडिसिन कभी कभी क्या होता है कि मेडिसिन लेने के बाद से रिएक्शन कर जाता है, जहाँ पर क्या करते हैं इन्फ्लामेशन आने लगता है वहाँ पर आपको। तो इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं जाके जनरली जाकर एपिथेलियल टिश्यू पर यानी कि स्किनल ज़्यादा इफेक्ट पर जाकर शो करते हैं, या जाकर आप इस तरह से जनरल भाषा में समझिए कि जो मेडिसिन लेने के बाद या छोटे छोटे आप इन्फ्लामेशन आ जाता है या नेक्रोसिस, तो इस तरह के जो इफेक्ट होते हैं जो कि एपिथेलियल टिश्यू पे जाकर इफेक्ट शो करने वाले जो ड्रग्स होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, इरिटेशन। इसके अंतर्गत आता है इरिटेशन। तो इरिटेशन में अगर आपको लिखना भी तो लिख सकते हैं क्या चीज़ कि यह स्ट्रॉन्ग जो इरिटेशन जो रिजल्ट, अगर स्ट्रॉन्ग इरिटेशन का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, या क्या कहते हैं मॉर्फोलॉजिकल डैमेज हो जाता है। तो इसके चलते ये उसके फंक्शन जो होते हैं धीरे धीरे मतलब कि स्किन के फंक्शन जो होते हैं वो डिक्रीज करने लगते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के मेडिसिन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक, चौथा जो इरिटेशन के बाद तो चौथा टर्म आता है वह जो होता है चौथा जो चौथा टर्म आता है उसमें कहते हैं रिप्लेसमेंट। ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है रिप्लेसमेंट। ये रिप्लेसमेंट अपने आप को बड़ा चीज बोल रहा है, कहा कि जो नेचुरली सेलेक्टेड हमारे बॉडी ऑर्गन है, ठीक, जो बॉडी ऑर्गन जनरली हमारे बॉडी क्या करता है जो सिक्रेशन कर रहा है और वो अचानक जो है अपना काम करना बंद कर दे, तब उसे हम क्या करते हैं उसके जगह पर हम इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, एक ड्रग्स देते हैं। जो ड्रग्स क्या करता है कि जो हमारे बॉडी का जो टारगेट ऑर्गन था वो जो एंजाइम का या हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा था, अब वो उस वही सेम एंजाइम हार्मोन जो होता है बराबर एक्टिविटी का एंजाइम उसको हम लोग बाहर से दे देते हैं। जैसे में जब बेसिक एग्जांपल, ठीक है, अगर आप पेनक्रियाज को देखेंगे तो पेनक्रियाज जो होता है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करता है। ठीक है, आएगा समझ में? तो पेनक्रियाज जो होता है वह इंसुलिन का सिक्रेशन करता है, और इंसुलिन जो होता है अगर इंसुलिन का लेवल बॉडी में, अगर पेनक्रियाज का फंक्शन घट गया है, वह इंसुलिन लेवल बॉडी में लगातार डिक्रीज करने लगे, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि हम लोग बाहर से क्या देते हैं, हम लोग इंसुलिन देते हैं। ठीक है, ये बाहर से हम लोग इंसुलिन देते हैं। तो ये जो इसी को हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट, कि एक मेडिसिन जो हमारे मतलब हमारे बॉडी में वो टारगेट ऑर्गन जो था वो एंजाइम इंसुलिन का सिक्रेशन कर रहा था, लेकिन अचानक उसकी क्या होगी फंक्शन उसमें डिक्रीज कर गया, इंसुलिन का प्रॉपर मात्रा नहीं मिलता है, तो आप पढ़ते ही होंगे कि क्या करते हैं हम लोग बाहर से इंसुलिन देते हैं जो डायबिटीज मेलेटस जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं। ठीक, तो इस तरह के जो एग्जाम्पल होते हैं आपको क्या कहता है इंसुलिन होता है। आपको खास करके और एग्जाम्पल अगर देख लें, कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में जो होते हैं वो आयरन के लेवल मेंटेन रखता है। ठीक है, लेकिन अगर जब आयरन के लेवल लगातार घटने लगता है तो उसमें पेशेंट क्या क्या होता है, जब इंसुलिन का लेवल लगातार घटता है तो बनता है पेशेंट को क्या होता है डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, उसी तरह से अगर आयरन की लेवल अगर घट जाए तो होता है एनीमिया। तो एनीमिया के केस में क्या होता है कि आयरन हम लोग बाहर से देते हैं। ठीक है, इस तरह से आपका होता है, आपको क्या कहते हैं लेवोडोपामिन, आप नाम पढ़े होंगे लेवोडोपामिन। लेवोडोपामिन, ये लेवोडोपा जो होता है ये पार्किंसन डिजीज में, पार्किंसन डिजीज में होता है। ठीक है, तो लेवोडोपा जो होता है वह पार्किंसन डिजीज होता है। बॉडी में अगर लेवोडोपामिन के लेवल घट जाती है तो क्या करते हैं हम लोग बाहर से इजेक्ट करते हैं। तो इस तरह की जो ऐसी कहानी मतलब कि इस तरह के ऑर्गन जो एंजाइम का सिक्रेशन तो करते हैं लेकिन वह एंजाइम उतना नहीं दे पाते हैं, जब उनकी एक्टिविटी घट जाती है तो हम लोग क्या करते हैं बाहर से उसे मेडिसिन प्रोवाइड कराते हैं, बाहर से बराबर फंक्शन वाले एंजाइम देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज रिप्लेसमेंट। आई बात समझ में? अब इसके बाद जो इसका पांचवा पार्ट है, 1 2 3 4 हो गया, अब इसका पांचवा पार्ट क्या है, अब हम इसी में सबको समराइज करते हैं। पांचवा पार्ट जो हम लोग कहते हैं साइटोटॉक्सिक एक्शन। क्या होता है साइटोटॉक्सिक एक्शन? देखो बेटा, साइटोटॉक्सिक एक्शन का मतलब क्या होता है कि साइटोटॉक्सिक एक्शन को ही आगे चलकर हम लोग कहते हैं एंटी फंक्शन। अब देखो एंटी फंक्शन नाम ही सीधा बोल रहा है कि एंटी फंक्शन का मतलब क्या है। ठीक है, साइटोटॉक्सिक का दूसरा नाम होता है एंटी टॉक्सिक फंक्शन। ठीक है, एंटीटॉक्सिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जहां पे कोई भी माइक्रोब्स आता है, माइक्रो बॉडी वहां पर यूज करते हैं,
ठीक है, हमारे बॉडी पर माइक्रो बॉडी लगातार यूज करता जाता है, उसके लिए हम लोग उसके अगेंस्ट हम लोग मेडिसिन देते हैं, ड्रग्स जाता है, पर होस्ट सेल पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है और सिर्फ पैथोजन पर जाकर अटैक करता है, तो उस तरह के मेडिसिन हम लोग करते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शन करते हैं। आप सिंपल भाषा में समझो ना कि जितने भी हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं, पर खाते हैं हम लोग एंटीबायोटिक, जैसा कि सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है पेनिसिलिन। ठीक है, हम लोग पेनिसिलिन यूज करते हैं, ठीक है, आपका पेनिसिलिन हो जाता है या क्या कहते हैं क्लोरोक्यूनिन हो गया या साइक्लोफॉस्फेटिन हो गया, क्लोरोक्यूनिन या साइक्लोफॉस्फेटिन, ये जितने भी हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं, ये एंटीबायोटिक क्या है, ये जाकर सेल को एक्टिविटी को क्या करता है, इनहिबिट करता है, मतलब कि जाकर माइक्रो बॉडी को जो पैथोजन जन हमारे बॉडी में आए रहते हैं उन पर जाकर वो किल करता है। तो कहा कि ऐसे मेडिसिन जो होस्ट सेल पर कोई इफेक्ट नहीं करता है, हमारे बॉडी पर इसका ऐसा नहीं है कि हमारे बॉडी पर इफेक्ट नहीं करता, पर साइड इफेक्ट काफी कम होता है, लेकिन ये जाकर पैथोजन पर जाकर अटैक करता है। तो इस तरह की ऐसे मेडिसिन को हम लोग कहते हैं साइटोटॉक्सिक इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये ड्रग्स जो हम लोग कहते हैं साइटोटॉक्सिक या एंटीटॉक्सिक इफेक्ट या क्या कहते हैं साइटोटॉक्सिक इफेक्ट या एंटीटॉक्सिक इफेक्ट के रूप में नाम जाता है। जो छठा जो है, देखो 5 हमारे इफेक्ट जो है ये आपके के त्रिपाठी के बुक में दिए गए हैं। ठीक है, के त्रिपाठी जी के बुक में से 5 इफेक्ट, जो हमारे पास स्पर्श गुप्ता के जो रिव्यू उसमें सिर्फ 4 ही इफेक्ट दिए गए हैं, जहां तक हमको याद आ रहा है। ठीक, लेकिन यही जब नर्सिंग की बुक हम लोग पढ़ते हैं तो बीएससी नर्सिंग में एक 5वां दिया गया है, मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटस। ठीक है, 5वां जो दिया गया है, छठा जो दिया गया है वह होता है मॉडिफिकेशन ऑफ इम्यून स्टेटस। मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स जो होते हैं जो इम्यून पावर को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो कि 5वां और छठा एक ही तरह के होते हैं, इम्यून पावर के एंटीबॉडी को इफेक्ट बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, टॉक्सिक हम लोग यूज करते हैं, एंटीबॉडी देते हैं। उस तरह से इम्यून पावर बढ़ाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ड्रग्स यूज करते हैं। तो 5वां और 6वां जो होता है करीब करीब एक जैसा होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग 5-6 भागों में हम लोग बढ़े। पहला एस्टिमुलेशन में क्या होता है कि ड्रग्स किसी स्पेसिफिक सेल पर जाकर अटैक करता है, जहां पर उसके पार्टिकुलर टी सेल के स्टिमुलेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या दिए थे, क्या चीज, पाइलोकार्पिन जो होता है वो सैलिवरी ग्लैंड की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। एड्रेनालिन जो था वो क्या करता था, हार्ट सेल के स्टिमुलेट करता है। दूसरा हम लोग से पढ़े थे डिप्रेशन क्या होता है कि जो किसी पार्टिकुलर सेल पर जाकर उस पार्टिकुलर सेल के स्टिमुलेट करता डिप्रेस करता है पार्टिकुलर सेल पर। उससे जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखिए, एग्जाम्पल में दिए थे क्या, बारब्यूटिन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, क्यूनिडीन जो होता है वो हार्ट सेल को डिप्रेस करता है, और एम्पेराजोल जो होता है वो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन को डिक्रीज करता है। ठीक है, ये ओम्पेराजोल जो होता है आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे कि ये कैसा होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होता है वह हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज के एक्टिविटी को क्या करता है, वो मतलब कि एंजाइम अटैक करता है वहां पे। ठीक, कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं कि जो एक सेल पर एक ही ड्रग्स जो एक सेल पर जाकर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जबकि दूसरे सेल पर डिप्रेस करता है। एग्जांपल में हम लोग एसिटाइलकोलिन को पढ़े। एसिटाइलकोलिन जो होता है वह इंटेस्टाइनल स्मूथ सेल के मसल्स को क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है, परंतु हार्ट के ऐसे नोड सेल को क्या करता है, डिप्रेस करता है। फिर हमने सीखा इरिटेशन में क्या होता है कि ऐसे ड्रग्स जो सिर्फ एक पार्टिकुलर एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर जाकर अटैक करता है या कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर जाकर काम करता है, जैसे में जब इन्फ्लामेशन हो जाता है, इरोजन हो जाता है, या क्या कहते हैं इन्फ्लामेशन हो जाता है, या आपको क्या कहता है उसमें इन्फ्लामेशन होता है, नेक्रोसिस होता है, मॉर्फोलॉजिकल डैमेज हो जाता है। तो उस तरह के जब हम लोग ड्रग्स यूज करते इफेक्ट जहाँ शो करता होता है इरिटेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ा रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के पर्टिकुलर ऑर्गन जो किसी एंजाइम या हार्मोन का सेक्रेशन करते हैं उसकी एक्टिविटी लगातार घट जाती है। तो घट जाने के बाद हम लोग बाहर से ड्रग्स देते हैं, वो ड्रग्स जो बराबर इक्विवेलेंट फंक्शन में यानी इक्विवेलेंट कंडीशन में वहां पर वर्क करता है, बराबर वर्क वहां शो करता है, जिसको हम लोग कहते हैं रिप्लेसमेंट। एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ा लेवोडोपा जो होता है वो पार्किंसन डिजीज में काम करता है। साथ में आपको क्या करते हैं, दूसरा एक ड्रग्स हम लोग सीखे थे
आपका इंसुलिन जो होता है वो डायबिटीज मेलिटस केस में यूज की जाती है। उसके बाद आपको अनीमिया में यूज होता है, आयरन की हम लोग टेबलेट दी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट में इसके साइटोटॉक्सिक इफेक्ट या एंटीटॉक्सिक किसे कहते हैं, कहा कि हमारे बॉडी में अगर कोई पैथोलॉजिकल अटैक आता है, कोई कैंसर सेल आकर अटैक कर जाते हैं, जो कि हमारे लिए क्या करता है, होस्ट सेल उतना अपना एंजाइम होस्ट सेल पर इफेक्ट न शो करते हुए भी ऐसे ड्रग्स जो होस्ट सेल पर कोई ज़्यादा इफेक्ट शो नहीं करता है वो डायरेक्ट जाकर माइक्रो बॉडी जो पैथोजन होते हैं उस पर इफेक्ट शो करता है, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या, साइटोटॉक्सिक या एंटीटॉक्सिक। एग्जाम्पल में आपको क्या कहते हैं, एग्जाम्पल हम दे दिए, आपका पेनिसिलिन दे दिया, आपके कहते हैं क्लोरोक्विनिन हो गया, या साइक्लोफॉस्फेमाइड हो गया, ठीक है। और लास्ट में जो छठा पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं इम्यूनोसप्रेसिव या मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन स्टेटस। ये भी जो होता है इस तरह के ड्रग्स जो क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करता है, वो हम लोग कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन स्टेटस ड्रग्स, ठीक है। तो इस तरह से जो हुआ जनरली हम लोग क्लासिफिकेशन क्या किए, ड्रग्स का क्या एक्शन है, कोई ड्रग्स कहाँ पे जाकर इफेक्ट शो करता है, इसके आधार पर हम लोग इसे डिवाइड किए, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम लोग कहते हैं कि कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं। अब देखो जो भी ड्रग्स हमारे पास होते हैं वो कई तरह के अलग अलग एक्शन शो करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जांपल में देखा जाए तो जैसे में बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो फिजिकल मैकेनिज्म शो करते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ड्रग्स जो होते हैं वो जनरली कई तरह की एक्टिविटी शो करते हैं। कुछ ड्रग्स जो होते हैं वह मे बी एक्ट एज ए फिजिकल एक्टिविटी, जैसे में एग्जांपल में आप लोग ले लो, क्या कहते हैं मेज के जो हमारे पास फिजिकल मैकेनिज्म शो करते हैं इसमें ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। तो कुछ ड्रग्स जो होते हैं वह फिजिकल एक्टिविटी को शो करते हैं, जैसे एग्जांपल में आपको ऑस्मोटिक डायरेटिक्स। कुछ जो होते हैं वो केमिकल एक्शन में शो करते हैं, जैसे एग्जांपल में आपको हो गया एंटी एसिड, ठीक है। कुछ जो होते हैं वह स्टिमुलेशन शो करते हैं या इनहिबिशन शो करते हैं, या वही आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे जो इनहिबिशन शो करते हैं वो कैसे होते हैं, कंपटिटिव होते हैं, या जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है जैसे कंपटिटिव इनएक्टिविटी, नॉन कंपटिटिव इनएक्टिविटी। तो इस तरह से, और कुछ जो होते हैं वह क्या रिसेप्टर के थ्रू जो होते हैं वो अटैक करते हैं। तो इसमें कई तरह के एंजाइम की अपनी एक्टिविटी होती है, सॉरी ड्रग्स की अपनी एक्टिविटी होती है। तो ड्रग्स जो होते हैं तो ड्रग्स मे बी एक्ट एज अ फिजिकल मैकेनिज्म, एग्जाम्पल में ऑस्मोटिक डायरेटिक, केमिकल एक्शन, एग्जाम्पल में आपका ले लीजिए एंटी एसिड्स, स्टिमुलेशन या इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम, स्टिमुलेशन और इनहिबिशन ऑफ द एंजाइम, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्या चीज, कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन या वाया रिसेप्टर। तो कई तरह से ये जो होते हैं अपना फंक्शन शो करते हैं। हम इसमें एक एक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और जो सबसे पहला एक्टिविटी हम लोग सीखेंगे वो है एंजाइम की एक्टिविटी, ठीक है। तो एंजाइम में हम लोग सबसे पहला, क्योंकि आज ये बेसिक चीज है, बेसिक आपको कैसा लगा आप इसको जरूर बताइएगा, ठीक। तो इसका जो सेकंड पोर्शन है, अगर अभी हम बनाना शुरू करेंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इसका जो अगला पोर्शन हम लोग सीखेंगे वह होगा आपका क्या चीज़, एंजाइम, ठीक है। तो एंजाइम किसे कहते हैं, सबसे बड़ा चीज़ की एंजाइम, क्योंकि ये बायोकेमिस्ट्री का चीज़ है, बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर में आपको सब कुछ मिल जाएगा, एंजाइम क्या है, फंक्शन कैसे करता है, वीमैक्स क्या होता है, केएम वैल्यू क्या होता है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक। तो ये अब हम जब एंजाइम की बात करते हैं तो कहते हैं कि ऑलमोस्ट जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं वह सारे के सारे, तो कहते हैं कि ऑलमोस्ट ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शन आर कैरिड आउट अंडर द कैटालिटिक इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम। मतलब कि जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं सारे के सारे क्या करते हैं, ये एंजाइम के अंडर में होता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा चीज होता है कि जितने भी एंजाइम, तो कहते हैं कि ड्रग्स एक्शन में एंजाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ड्रग्स एक्शन में एंजाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि सबसे मजेदार आपको बात बताएं कि ड्रग्स कैन आइदर, ध्यान रखेंगे, ड्रग्स कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ एंजाइमेटिकल क्या कहते हैं, एंजाइमिकल एक्टिविटी। मतलब कि या तो ड्रग्स एंजाइम के साथ, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा भी सकता है और एंजाइम की एक्टिविटी को घटा भी सकता है।
अभी हम आपको बताएंगे कौन कौन से ड्रग्स जो होते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कौन कौन से जो एंजाइम की एक्टिविटी को घटाते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर जो हमारे पास जो भी एक्टिविटी होते हैं, ठीक, तो वो जो भी एक्टिविटी शो करता है, तो आपको बताएं कि कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो किसी पार्टिकुलर, यानी कि उनको काम करने का दो डायरेक्शन होता है। एक जो प्राइमरी मैसेंजर के तहत काम करते हैं, मतलब टारगेट ऑर्गन पे सीधा काम किए और वो उसकी एक्टिविटी को शो करता है। ठीक है, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो काम किसी और पे करते हैं और उसका एडवर्स इफेक्ट किसी दूसरे पे पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं कि जो एंजाइम के एक्टिविटी को प्राइमरीली स्टिमुलेट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दें, पायरिडॉक्सिन। ये पायरिडॉक्सिन जो होता है, ये ऐसे ड्रग्स होता है जो पायरिडॉक्सिन जो होता है ये एक्ट करता है या कोफैक्टर के रूप में, और डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को क्या करता है कि ये इंक्रीज करता है। ये एक कोफैक्टर के रूप में काम करता है और डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि ये जो है डायरेक्ट रूप से डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो इफेक्ट शो करते हैं किसी और पे, और उसके परिणाम स्वरूप जो होता है उसके परिणाम स्वरूप उसमें इफेक्ट शो करना शुरू होता है। जैसे मैं अगर इसका अच्छा एग्जांपल एड्रेनलिन, अब देखिए एग्जांपल में आप ले लो एड्रेनलिन। अब जो एड्रेनलिन होता है, अब ये एड्रेनलिन जनरली जो होता है वह ये सेकेंडरी मैसेंजर का रूप की तरह काम करता है। ठीक है, अब एड्रेनलिन जो होता है जनरली क्या करता है कि ये अटैक करता है ये एज ए बीटा रिसेप्टर की तरह, और साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो साइक्लिक एएमपी, तो ये जो होता है एज अ बीटा रिसेप्टर की तरह काम करता है, और साइक्लिक एएमपी। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जिसके चलते ये एड्रेनलिन जो होता है ये बीटा रिसेप्टर और क्या करता है एमपी, यानी कि साइक्लिक एमपी की तरह काम करता है, जिसके चलते क्या करता है कि हिपैटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की एक्टिविटी जो होती है वो स्टिमुलेट हो जाती है। तो हिपैटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, हिपैटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज, ठीक है, सीधे बात होती है कि एड्रेनलिन अफेक्ट या एस्टिमुलेट, ऐसे याद रखेंगे, एड्रेनलिन एस्टिमुलेट द, क्या लाइन होगा कि एड्रेनलिन एस्टिमुलेट द हिपैटिक ग्लाइकोजन फॉस्फेटेज थ्रू बीटा रिसेप्टर एंड साइक्लिक एएमपी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एड्रेनलिन जो होता है वो एज किसी रूप में काम, सेकेंडरी मैसेंजर के रूप में काम करता है कि ये इफेक्ट करता है इस पर, जिसके परिणाम स्वरूप ये डिक्रीज करता है। डायरेक्ट नहीं घटाता है, ये अटैक करता है किसी और के ऊपर, वहां से वो नाराज होता है तो दूसरे को इफेक्ट करता है। और एक जो होता है वो डायरेक्ट इफेक्ट शो करता है, डायरेक्ट इफेक्ट शो किया और डिक्रीज करता है डीकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी को। और ये जो होता है वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं शो करता है, डायरेक्ट ये दूसरे पर अटैक करता है और वहां से क्या करते हैं कि इसकी एक्टिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो इतनी सब चीजों के लेकर हम लोग आज इसमें हम लोग सीख लिए। अब जब हम अगले क्लास में मिलेंगे तो वहां हम लोग सीखेंगे एंजाइम का इनहिबिशन। ठीक, एंजाइम की इनहिबिशन कैसे काम करती है, क्या होता है एंजाइम का स्टिमुलेशन, कंपटिटिव इनहिबिशन, ठीक है, नॉन कंपटिटिव इनहिबिशन, स्टिमुलेशन, और खास करके एंजाइम इंडक्शन में क्या इफेक्ट होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है स्टिमुलेशन। एक साथ हम लोग सीखते हैं स्टिमुलेशन, ठीक है, और एक होता है आपका एंजाइमेटिक इंडक्शन। क्या होता है एंजाइमेटिक इंडक्शन, ठीक है, और एक टर्म होता है हम लोग कहते हैं इनहिबिशन। जो इनहिबिशन होता है वह दो तरह के होता है, एक होता है कंपटिटिव इनहिबिशन। क्या होता है कंपटिटिव
इनहिबिशन, और दूसरा जो होता है उसमें कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक, दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक, मजेदार बात ये होता है कि जो हमारे पास नॉर्मल रेंज जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल, जो हम लोग ग्राफ जब हम लोग सीखेंगे, एक तरफ रिएक्शन वेलोसिटी और दूसरा होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में, जो हम लोग एक तरफ रिएक्शन एक्टिविटी और एक होता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में हम लोग ग्राफ सीखेंगे, जो अगला क्लास के लेक्चर का पार्ट बता है। तो ये जो आपका मिलेगा नॉर्मल वैल्यू, ठीक है, अगर नॉर्मल से ऊपर जाता है तो काफी, जब ऊपर चला जाता है तो ये होता है आपका क्या चीज, स्टिमुलेशन। ये हिस्सा जो होता है उसको कहते हैं एंजाइमिक इंडक्शन। ठीक है, अगर ये लोअर घटता है तो नीचे आता है, इसको कहते हैं इनहिबिशन। एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये है आपका नॉर्मल, ये है आपका एंजाइमेटिक इनहिबिशन, एंजाइमेटिक इंडक्शन, और ये है आपका स्टिमुलेशन। ठीक है, तीनों का क्या इफेक्ट होता है, कब Km वैल्यू बढ़ता है, कब Vmax की वैल्यू बढ़ता है, कब घटता है, इसको हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और वहां हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या तीनों में डिफरेंस होता है। क्योंकि खास करके जब हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस ग्राफ से, तो उसमें कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इंडक्शन में बस इतना ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि किसमें Vmax की वैल्यू बढ़ती है और किसमें Vmax की वैल्यू घटती है। बस अधिकतर क्वेश्चन इसी पर आता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सॉल्व उसमें दिया गया है, तो उसमें केवल घटना बढ़ने के बारे में हम लोग को सीखना है। तो आप, पहला लेक्चर है, आप जरूर बताइएगा कैसा लगा। जब आपको पहले लेक्चर का फीडबैक अच्छा आएगा तब हम इसके सेकंड पार्ट को बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।